नाम संदीप और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की साइंस और आज का हमारा चैप्टर है, इसका नाम है जैव प्रक्रम। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 का जो लिंक है मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, सबसे पहले आप पार्ट 1 देखिए पार्ट 2 देखने से पहले, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो आपको जो पार्ट 2 है वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आइए हम आज का अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। आज का जो पार्ट 2 ये स्टार्ट होगा विषमपोषी पोषण से। स्वपोषी वाला जो पार्ट है वो हम पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा सबसे पहले उसे देखिए, ठीक है ना। तो हम आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा गया। और देखिए विषमपोषी पोषण का मतलब मैं आपको पहले से मतलब इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे चुका हूँ। मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि भाई ऐसे जीवधारी या फिर ऐसे जीव जंतु जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं ना, वो दूसरे पेड़ पौधों से या दूसरे जानवरों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जीवधारियों के अंदर जो पोषण होता है उसे हम क्या बोलते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ भी यही लिखा हुआ है, प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित होता है। भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है ना। मतलब कि भोजन का जो स्वरूप है, मतलब वो भोजन किस प्रकार का है और वो भोजन कहाँ पे मिल रहा है, तो उसके आधार पर भोजन के पोषण की जो विधि है वो अलग अलग हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करती है। जैसे कि यदि भोजन का स्रोत कैसा है, अचल है। अचल मतलब जो चल नहीं रहा, जैसे कि घास तो भाई एक जगह लगी रहेगी, वो थोड़ी ना भागती रहेगी इधर से उधर, है ना। तो वही बात करें, जैसे भोजन का स्रोत क्या अचल है, तो या गतिशील है, जैसे हिरण। ठीक है, अचल मतलब हो गया घास, मतलब घास का एग्जाम्पल। अचल मतलब जो चीज़ स्थिर है, चल नहीं रही। ठीक है, और गतिशील मतलब जैसे हिरण। तो दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न होगा। मतलब दोनों प्रकार के भोजन का जो तरीका है वो अलग अलग होगा। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं, ठीक है, इस पर हम ध्यान देते हैं। आगे देखें, जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने व उसके उपयोग करने की अनेक युक्तियां हैं। मतलब जो जीव हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं हमारी पृथ्वी पर, तो उनका भोजन ग्रहण करने का जो तरीका है वो भी अलग अलग है। कुछ जीव क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं तथा तब उसका अवशोषण करते हैं। मतलब कुछ जीव जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो पहले ही जो भोज्य पदार्थ होता है अपने भोजन को पहले ही वो बाहर ही तोड़ देते हैं। मतलब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर सरल पदार्थों में उन्हें तोड़ देते हैं, उसके बाद उसे खाते हैं। ठीक है ना, मैंने आपको पहले बताया था, मतलब जो पार्ट 2 ने बता रखा है कि जो जीव होते हैं, मतलब हम जो जीव भोजन करते हैं वो सभी किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं ना। कार्बोहाइड्रेट के किसके बने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के, है ना। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है होता है, अगर ये सरल रूप में नहीं, अगर ये जटिल रूप में है तो पहले इसे क्या किया जाता है, इसे सरलतम रूप में इसे तोड़ा जाता है। ठीक है, तो कुछ जीव ऐसे हैं जो भोजन को अपने अंदर ले जाने से पहले क्या करते हैं, वो इस जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरलतम रूप में तोड़ देते हैं और तब उसका अवशोषण करते हैं, तब उसे अपने अंदर सोख लेते हैं या फिर खा लेते हैं। जैसे फफूंदी है, ईस्ट है, मशरूम आदि कवक इसी प्रकार के उदाहरण हैं। ठीक है, अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं और जो दूसरे जीवों क्या करते हैं वो पूरे पूरे भोजन को अपने अंदर ले जाते हैं। जैसे कि हम इंसान हैं या जानवर हैं ना, हम क्या करते हैं, पूरे भोजन को अंदर ले जाते हैं। फिर भोजन जब हमारे पेट के अंदर जाता है तब वहाँ उसका क्या होता है, विघटन होता है। मतलब उसमें जो जटिल पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं तोड़ने के बाद। ठीक है, तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। तो आइए चलते हैं आगे। फिर जीव द्वारा किस भोजन का अंतग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना तथा कार्यशैली पर निर्भर करती है। मतलब कि जो जीव है वो किस प्रकार का भोजन लेगा और उसका पाचन वो किस तरीके से करेगा, ये सब क्या करता है, शरीर की जो बनावट होती है और शरीर की जो कार्यशैली है उसके ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, घास, फल, कीट, मछली तथा जो मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं। मतलब देखिए, आप कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, कुछ ऐसे जो फल ही खाते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कीट मतलब छोटे मोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं, है ना। कुछ मछलियाँ खाते हैं, कुछ मरे हुए खरगोश वगैरह खाते हैं, है ना। तो इनके बारे में आप सोचिए, मतलब इनके बारे में सोचिए, ये इनका भोजन का जो पोषण लेने का जो तरीका वो कैसा कैसा हो सकता है। ठीक है, अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। यह जैसे जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट आपने यहाँ से ये पढ़ना है। ठीक है, ठीक, यहाँ पर ये जो आप जीव अपना पोषण कैसे करते हैं, इसमें ये जो अमीबा का चित्र देख रहे हैं ना कि अमीबा में पोषण कैसे होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एग्जाम्स में पहले कई बार आ चुका है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, वो सारी बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये एग्जाम के उससे बता रहा हूँ मैं। अगर आप मतलब चाहे HBSC बोर्ड है चाहे वो CBSE बोर्ड है, ये कोई सा भी बोर्ड है, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है या फिर जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। अगर अमीबा के बारे में पूछेगा तब भी आपने यही आंसर लिखना है, जिस इंस्टाग्राम में बताऊंगा मैं आपको। या फिर कोई जीव का पूछेगा, कोई जीव अपना भोजन कैसे करते हैं, अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, तो भी हम इसी में से लिखेंगे इसका आंसर। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम।
क्योंकि भोजन और उसके संग्रहण की विधि क्या है, भिन्न भिन्न है। भाई भोजन और उसको खाने का जो तरीका है वो अलग अलग है, अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी अलग अलग होता है। मतलब भोजन अलग अलग जीव के अंदर भोजन को पचाने का जो तंत्र है वो भी अलग अलग है। ठीक है, एक कोश के जीव, ठीक है, अब यहाँ पर एक कोशिक जीव आता है। देखिए मैंने बताया जीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक कोश की, एक होते हैं बहुकोश की। ठीक है, आपने 9वीं क्लास में पढ़ रखा है, एक कोश की है, ठीक है, और दूसरा होता है बहुकोश की है। ठीक है, बहुकोश की है। ठीक है, अब क्या होते हैं मालूम है आपको, एक कोश के बहुकोश के। एक कोश के जीव मतलब वो होते हैं जो सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, और बहुकोश के जीव होते हैं जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, अब एक कोशिका में कौन कौन से आएंगे, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, है ना, और वायरस हो गए, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे एक कोश के जीव हैं। बहुकोशिकीय में क्या आएंगे, जैसे जहाँ हम लोग हैं, मनुष्य हैं, जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, बहुकोशिकीय हैं। ठीक है, ठीक। और एक कोशिकीय जीव में ये जो अमीबा भी क्या था, एक ही कोश की जीव है। ठीक है, मतलब इसके अंदर एक ही कोशिका से मिलकर बना हुआ था, इसमें कोई और कोशिका नहीं होती, सिर्फ एक कोशिका होती है। ठीक है, तो ये लिखा आगे एक कोश के जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है। मतलब ये जो एक कोश के जीव होते हैं इनके अंदर कोई मुंह वगैरह तो होता नहीं हो कि भाई एक ही कोशिका है और मतलब एक ही कोशिका से पूरा जीव बना हुआ है वो। ठीक है, तो इसमें भोजन ग्रहण करने के लिए कोई मुंह नहीं होता। जैसे कि हमारी शरीर जो है बहुकोशिकीय है, तो हमारे शरीर के अंदर मुंह मतलब एक अलग से मुंह है, फिर हाथ है ना, फिर पैर है, मतलब हर एक काम के लिए अलग अलग कोशिकाएं। लेकिन जो एक कोशिकीय में क्या होता है, ये सारे काम एक ही कोशिका करती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि कुछ जीव जो करते हैं वो भोजन को पूरी तरीके से अपनी सतह से ले लेते हैं। लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, अगर जैसे जैसे जीव जटिल होते चले जाएंगे, है ना, तो उनके अंदर हर एक कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होगा। जैसे हमारे शरीर के अंदर हर एक काम करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। उदाहरण के लिए अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो आप अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, ये अमीबा वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है ना। तो जैसे हम अमीबा के बारे में पढ़े, अमीबा क्या एक कोश के जीव होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो अमीबा अपने सतह से क्या करता है, पूरे भोजन को ग्रहण कर लेता है। अब देखिए ये अपना भोजन ग्रहण कैसे करता है। देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। ये हमारे यहाँ पर अमीबा का चित्र दे रखा है। ठीक है, अमीबा हो गया जो पीला सा आप देख रहे हैं, इसका केंद्रक है बीच में, और ये मान लीजिए कोई खाद्य का कण है, कोई भोजन है जो अमीबा इसे खाना चाहता है। ठीक है, ये अमीबा है और इस भोजन को खाना चाहता है, तो क्या करेगा, अमीबा का यहाँ पे ना एक क्या कूटपाद बन जाएगा या पादाप बन जाता है। कूटपाद या पादाप का मतलब ये होता है एक हाथ जैसा आकार बन जाता है जो इस भोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। और जब ये इस भोजन को चारों तरफ से घेर लेगा तो इसे क्या बोलेंगे, इसे खाद्य रिक्तिका बोलेंगे। खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होता है, खाद्य कण पाया जाता है। खाद्य कण मतलब भोजन जो ये खाना चाहता है। ठीक है, ठीक, देखिए यहाँ पर भी यही लिखा गया है कि अमीबा कोशिकीय सतह से उंगली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्ध भोजन के कणों को घेर लेता है। मतलब ये जो हाथ का आकार करेगा, इस भोजन को चारों ओर से घेर लेगा। उसके बाद क्या होगा, वहाँ पर क्या बनाए, खाद्य रिक्तिका बनाता है। ठीक है, खाद्य रिक्तिका के अंदर क्या होता है, जटिल पदार्थों का विघटन होता है, किसमें, सरल पदार्थों में। मतलब ये जो भोजन है, अगर भोजन क्या है, ये जटिल पदार्थ के रूप में है, तो इसको पहले क्या लिखा जाता है, इसे तोड़कर सरल पदार्थ में परिवर्तित किया जाता है। और जब ये पदार्थ मतलब जो जटिल पदार्थ जब ये सरल पदार्थ में परिवर्तित हो जाता है, उसके बाद ये इस पूरी कोशिका द्रव के अंदर मिल जाता है। मतलब ये जो कोशिका है अमीबा की, यहाँ पर जिसका पीला पीला जैसा दिख रहा है कोशिका द्रव है, इसमें जाकर ये पूरी तरीके से मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, जो बचा हुआ जो अपच पदार्थ होता है, मतलब जो पदार्थ ये खा नहीं पाता, जो पदार्थ ये पचा नहीं पाता, वो क्या होता है, कोशिका की सतह से धीरे धीरे बाहर की ओर निकलता है और फिर यहाँ से उसे बाहर निकाल दिया जाता है पूरी तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, अमीबा के अंदर पोषण होता है। ठीक, आगे होगी बात समझ में। अब इसके बाद हम देखते हैं मतलब इसके अलावा कुछ और भी से एग्जांपल, जैसे कि पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम भी एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। ठीक है, मतलब जो पैरामीशियम जो जीव है ये भी एक कोशिकीय जीव है, और इसकी कोशिका एक कोशिकीय होती है और उसका आकार फिक्स है, मतलब इसकी शेप फिक्स है। ठीक है, तथा ये कहता है भोजन को एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण करता है। भोजन इस स्थान तक पक्षाभ की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह को ढके होते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर जो आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अमीबा के बारे में पूछा जाता है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है, या फिर जीवों में पोषण या जीव अपना पोषण कैसे करते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मनुष्य जो होते हैं इनके अंदर पोषण कैसे होता है। तो देखिए, आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली होती है। मतलब हमारे मुंह के अंदर एक फूड पाइप होती है। फूड पाइप या आहार नाल मतलब एक ऐसी पाइप होती है जो क्या करती है, हमारे भोजन को हमारे मुंह से लेके हमारा जहाँ से हमारा मतलब
जो हमारे आहार नाल से लेके कहाँ तक होती है, हमारे गुदा तक होती है। ठीक है, हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। आइए हम अब इसको ना पहले एक चित्र में देख लेते हैं क्या होती है आहार नाल, फिर उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे हम ये जो मानव पाचन तंत्र का एक चित्र देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप जो पाइप देख रहे हैं, ये जो लाल रंग की जो पाइप देख रहे हैं, ये पाइप जो यहाँ से होते हमारे पेट तक पहुँच रही है, और फिर यहाँ पर हमारे पेट के अंदर ये जो मतलब हमारे पेट के अंदर जो अग्नाशय वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत से होते हुए फिर ये हमारे लास्ट में क्या आता है, ये लास्ट में आता है गुदा द्वार, यहाँ तक होती है। ठीक है, ये पूरी की पूरी एक लंबी सी एक पाइप होती है। इस पाइप को हम क्या बोलते हैं, आहार नाल कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप, जिसके माध्यम से भोजन हमारे मुंह से होता हुआ हमारे गुदा द्वार तक पहुंचता है, और फिर यहाँ से जो वेस्ट मटेरियल बचता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मतलब वेस्ट मटेरियल को हिंदी में बोलते हैं अपशिष्ट पदार्थ, वो शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने इसी को पढ़ना है कि हमारे मनुष्य के अंदर पोषण कैसे होगा, जब हम भोजन खाते हैं उससे हमें पोषण कैसे मिलता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हम यहाँ देखते हैं, हम जो भोजन खाते हैं भाई, अलग अलग टाइप का भोजन खाते हैं, जिन्हें भोजन नली से होकर हमारे पेट में पहुंचना होता है। तो प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है, जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। ठीक है, मतलब देखो जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह के अंदर, मतलब सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर पहुँचेगा। हमारे मुंह का काम क्या होता है कि हमारा मुंह क्या करता है, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, हमारे दांत क्या करते हैं, उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, क्योंकि आहार का जो रास्ता है बहुत कोमल होता है। मतलब जिस रास्ते से खाना हमारे पेट के अंदर पहुंचता है, तो जो फूड पाइप होती है, जो आहार नली होती है, बहुत ज़्यादा कोमल होती है। इसलिए पहले जो भी हम खाना खाते हैं उसे हमारे दांतों के द्वारा बहुत छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद इस भोजन को गीला किया जाता है। आप देखते हैं जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो हमारे मुंह के अंदर पानी आ जाता है। उस पानी का काम क्या होता है, वो पानी प्रकार की लार होती है। उसका काम क्या होता है, ताकि हमारा भोजन जो है वो मतलब गीला हो जाए, ताकि जो भोजन है वो इस फूड पाइप में, मतलब जो आहार नली में आसानी से इस आहार नली से होता हुआ हमारे पेट में पहुंच जाए। ठीक है, देखिए यही बात यहाँ आगे लिखी है। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, यह वास्तव में केवल जल नहीं है, मतलब मुंह के अंदर जब पानी आता है, जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो पानी नहीं होता, ये क्या होता है, एक प्रकार से हमारे मुंह के अंदर जो लाला ग्रंथि होती है, इससे निकलने वाला एक रस होता है, जिसे हम लाला रस या फिर लार कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जिस भोजन को हम खाते हैं, ठीक है, मतलब इस लार का काम क्या होता है, ये हमारे भोजन को गीला करने का काम करता है। ठीक है, और फिर जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि इसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो इसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। मतलब कि जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन कैसा होता है, वो जटिल भोजन होता है। ठीक है, तो उससे पहले क्या होता है, सरल पदार्थों में तोड़ना आवश्यक होता है। ठीक है, तो अब भोजन को जटिल पदार्थ से सरल पदार्थ में तोड़ने का काम कौन करेगा, एक जैव उत्प्रेरक होता है, जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। और ये एंजाइम कहाँ पाया जाता है, जो हमारे मुंह के अंदर लार निकलती है ना, मुंह में पानी आता है, उस लार में एक एंजाइम होता है। उस एंजाइम के सहायता से, मतलब जैव उत्प्रेरक बोल दें या फिर एंजाइम बोल दें। ठीक है, मतलब उस लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है, उसकी सहायता से क्या किया जाता है, जो हमारे भोजन के अंदर जो जटिल पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं हमारे लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। हमारे लार के अंदर जो एंजाइम पाया जाता है उसका नाम है लार एमिलेज। ठीक है, क्या नाम है, लार एमिलेज। ठीक है, कहते हैं यह मंड जटिल अणुओं को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। मतलब हमारे भोजन के अंदर जो मंड के जो जटिल अणु होते हैं उनको, मंड मतलब कि जो फैट के जो अणु होते हैं उनको कहता है वो सरल शर्करा में तोड़ देता है। ठीक है, भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जीवा भोजन को लार के साथ पूरी तरीके से मिला देती है ना। जब हम खाना खाते हैं तो आपने देखा आपकी जीभ भी घूमती है ना। वो जीभ क्यों घूमती है, उसका जीभ घूमने का मकसद क्या है, उसका काम ये है कि जो हम खाना खा रहे हैं, जो हमारे मुंह के अंदर भोजन है वो लार के साथ पूरी तरीके से मिल जाए, इसीलिए हमारी जीभ हमारे मुंह के अंदर घूमती रहती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। ठीक है, अब यह क्रमाकुंचक गति पूरी भोजन नली में होती है। ठीक, अब आगे देखते हैं, मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका तथा इसोफेगस के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, मतलब जो भोजन होता है वो क्या होता है, मुंह से लेकर यहाँ जो आमाशय है या फिर जो गुदा द्वारा यहाँ से यहाँ तक जो जाता है वो एक भोजन ग्रसिका या फिर इसोफेगस के द्वारा ले जाया जाता है। ठीक है, इसोफेगस मतलब
मतलब जो हमारी आहार नली है इसी को कहते हैं भोजन ग्रसिका कह सकते हैं या फिर ईसोफेगस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। मतलब जो भोजन होता है मुंह से आमाशय तक या मुंह से मान लो पेट तक किसके द्वारा ले जाया जाता है, एक ईसोफेगस या फिर भोजन ग्रसिका के द्वारा ले जाया जाता है, ठीक है। आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। मतलब आमाशय जो होता है पहले तो ये सिकुड़ा रहता है, लेकिन जैसे इसमें भोजन आता है तो ये फैल जाता है, ठीक है। आमाशय, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, ये जो लाल कलर का जो आप चित्र देख रहे हैं ना, ये वाला ऊपर ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये वाला चित्र जो बता रहा हूँ मैं, इसे कहते हैं आमाशय, ठीक है। वैसे तो ये सिकुड़ा रहता है, लेकिन जैसे इसमें भोजन जाता है तो ये फैल जाता है, ठीक है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। मतलब यहाँ पर बात करिए भित्ति, ठीक है। भित्ति का मतलब क्या होता है, मतलब जो यहाँ पर आमाशय दे रखा है, मतलब जो पेट है इसके अंदर की जो दीवार है ना, उसे हम कहते हैं भित्ति, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, यहाँ पर जब भोजन पहुँचता है तो भोजन में क्या बहुत सारे रस मिलाए जाते हैं, बहुत सारे पाचक रस मिलाए जाते हैं, ताकि जो हमारा भोजन है वो अच्छे तरीके से उसका पाचन हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं कि अब हमारे पेट के अंदर कौन कौन से रस मिलाए जाते हैं, ठीक है, जिनसे हमारा भोजन का पाचन होता है, ठीक। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कौन कौन से अब देखिए हमारे पेट के अंदर सबसे पहले क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। और ये क्यों बनता है, ताकि हमारा भोजन अच्छे से पच जाए। एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया एक, ठीक है। एक प्रोटीन पाचन एंजाइम होता है, इसका नाम है पेप्सिन, और श्लेष्मा का श्रवण करते हैं, ठीक है, ठीक। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट के अंदर बनता है वो इसलिए बनता है क्योंकि उसकी सहायता से हमारे पेट के अंदर एक अम्लीय माध्यम तैयार किया जाता है। क्योंकि जब ये अम्लीय माध्यम बनेगा, जब ये जो पेप्सिन नाम का एंजाइम है वो काम करेगा। पेप्सिन का काम क्या है, ये प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है। जो हमने भोजन खाया उस भोजन के अंदर जो प्रोटीन है उसको पचाने के लिए पेप्सिन एंजाइम की सहायता लेनी पड़ती है। और पेप्सिन एंजाइम कब काम करेगा, जब हमारे पेट के अंदर क्या बनेगा, अम्लीय माध्यम होगा। जब हमारे पेट के अंदर एक अम्ल जैसा वातावरण बन जाएगा, और इस अम्लीय माध्यम को बनाने के लिए पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, ठीक है। आगे लिखा ना, जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। अब देखिए, अब आपने कभी ये सोचा है कि जब हमारे पेट के अंदर अम्ल बनता है तो हमारे पेट को इससे नुकसान क्यों नहीं पहुंचता, और अम्ल का कौन सा कार्य करता है, ठीक है। और कौन, तो समान परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय के आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। मतलब जो श्लेष्मा का काम करते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा था श्लेष्मा, इसे इंग्लिश में कहते हैं म्यूकस। इसका काम क्या होता है कि भाई श्लेष्मा का काम ये, जब हमारे पेट के अंदर अम्ल बन रहा है तो भाई उससे तो हमारे पेट को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो इस श्लेष्मा का काम क्या होता है, ये हमारे पेट को क्या करता है, मतलब अम्ल से बचाने का काम करता है, ताकि हमारा जो पेट है वो खराब ना हो, है ना। तो ये हमारे क्या करता है, ये हमारे जो आमाशय की जो आंतरिक भित्ति है उसकी रक्षा करता है अम्ल से, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं फिर आमाशय से भोजन अब क्या होता है, फिर कहाँ जाता है, आमाशय से भोजन क्षुधा तंत्र में प्रवेश करता है, ठीक है। मतलब ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ना, ये वाला, ये जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, लिखा है ना यहाँ पर क्षुधा तंत्र, ठीक है। इस वाले हिस्से को हम बोल रहे हैं, जो पतली पतली सी आप पाइप देख रहे हैं, ठीक। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुधा तंत्र आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। मतलब जो छोटी आंत है ना, मतलब छोटी आंत का मतलब क्या होता है, मतलब इसकी मोटाई कम होती है पर लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। छोटी आंत या छोटी छोटी सी पाइप दिख रहे हैं चित्र में, यहाँ देखिए, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में छोटी छोटी सी पाइप दिख रहे हैं, छोटी छोटी पाइप को हम क्या बोलते हैं, क्षुधा तंत्र बोलते हैं। पतली पतली सी पाइप जो अंदर देख रहे हैं, ठीक है, ये होती तो पतली, पर इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती है, पर इनका चौड़ाई कम होती है, इसलिए इन्हें छोटी आंत कहा जाता है, ठीक है। तो भोजन पेट से होने के बाद कहाँ पहुँचता है, पहले छोटी आंत में पहुँचता है, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए यह फिर आगे लिखा गया है, यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुधा तंत्र आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। मतलब जो आहार नाल है, जो हमारा फूड पाइप है ना, मुंह से लेके जो हमारे गुदाद्वार तक फैला हुआ है, ये उसका सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थान में अवस्थित होती है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा गोल गोल सी कुंडलियाँ बनी होती है, ठीक है, इसलिए ये छोटे से स्थान में काफ़ी ज़्यादा फैली होती हैं, ठीक है। विभिन्न जंतुओं के अंदर जो छोटी आंत या फिर जो क्षुधांत्र की लंबाई होती है, छोटी आंत को ही हम यहाँ पर क्षुधांत्र कह रहे हैं, ठीक है। इसकी जो लंबाई होती है वो भोजन के अनुसार अलग अलग हो सकती है। देखिए, जो जीव पदार्थ क्या खाते हैं, जो जीव पदार्थ
सिर्फ पेड़ पौधों को खाते हैं, घासों खाते हैं, उनके अंदर जो शुद्धांत्र की लंबाई होगी काफ़ी बड़ी होती है। और ऐसे जीव जंतु जो दूसरे जीवों को खाते हैं, जो मांसाहारी है, उनके अंदर जो शुद्धांत्र होता है उसकी लंबाई काफ़ी कम होती है। इनकी जो छोटी आंत की लंबाई होती है काफ़ी कम होती है। देखिए आगे लिखा हुआ है ना, घास खाने वाले शाकाहारी का सेलुलोज पचाने के लिए लंबी शुद्धांत्र की आवश्यकता होती है। क्यों भाई? क्योंकि जो जीव घास खाते हैं, घास के अंदर क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है। उस सेलुलोज को पचाने के लिए काफ़ी लंबी आंत की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जो घास खाने वाले जानवर हैं उनकी जो छोटी आंत होती है काफ़ी लंबी होती है। और जो मांस का जो पाचन है वो सरलता से हो जाता है। इसलिए जो बाघ जैसे जो मांसाहारी है, इनके अंदर जो छोटी आंत होती है काफ़ी छोटी ही होती है, मतलब उसकी लंबाई काफ़ी कम होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। शुद्धांत्र कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो छोटी आंत है उसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। मतलब जो छोटी आंत होती है वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन तथा जो वसा होती है उसका पूरी तरीके से पाचन किया जाता है, उसको पूरी तरीके से पचा लिया जाता है। इस कार्य के लिए यहाँ पर क्या होता है, यकृत होता है। यकृत मतलब लीवर होता है, ठीक है। तथा अग्नाशय से श्रवण भी प्राप्त होता है, मतलब अग्नाशय से एक रस प्राप्त होता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, क्योंकि भाई पेट के अंदर क्या होता है, अम्ल है, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, अम्लीय होता है। और अग्नेशिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाना होता है, ठीक है। मतलब जब ये भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंचेगा तो उस दौरान तो भोजन कैसा होता है, अम्लीय होता है। पर उस भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और जो वसा है, इनका पाचन तभी होगा जब ये कैसे होंगे, क्षारीय होंगे। तो इसके लिए क्या किया जाता है, जो हमारे पेट के अंदर जो यकृत होता है, यहाँ से एक पित्तरस निकलता है और यह इस कार्य करता है। मतलब जो पित्तरस का कार्य क्या होता है, जो हमारे पेट के अंदर लीवर है, जो यकृत है, इसका काम क्या होता है, ये हमारे भोजन को अम्लीय से क्षारीय बनाने का कार्य करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के लिए के अतिरिक्त होता है, ठीक है। मतलब कि जो यकृत है ये क्या करेगा, हमारे भोजन को क्या करेगा, हमारे भोजन के अंदर क्षार मिलाता है, ताकि हमारा भोजन हमारी छोटी आंत में पहुंचा वो कैसा हो जाए, क्षारीय हो जाए, ताकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन हो सके, ठीक। शुद्धांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है। मतलब जो छोटी आंत होती है, यहाँ पर जो वसा, जो फैट होते हैं, बड़े बड़े गोले के रूप में होते हैं, ठीक है। जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मतलब जो जैव उत्प्रेरक हैं वो उसको ठीक तरीके से पचा नहीं पाते। तो पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है। जो पित्त का लवण होता है वो क्या करता है, वो उन्हें छोटी छोटी गोलों में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे एंजाइम की जो क्रियाशीलता बढ़ जाती है, ताकि जो एंजाइम है वो जल्दी से इन गोलिकाओं को पचा सकें, ठीक है। या साबुन पर मैल इमल्सीकरण की जैसे ही होता है। अब ये क्या होता है, जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, जब वहाँ पे बता दूंगा मैं, ठीक है। ये साबुन का मैल पर इमल्सीकरण क्या होता है, अभी आपने पढ़ा नहीं है, जब चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें आपको उसमें समझा दूंगा। लिखा ना इसमें आगे, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है अग्नाशयिक रस का श्रवण करता है। मतलब अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशयिक रस निकलता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो पैराग्राफ है ना पूरा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे एंजाइम के नाम दिए गए हैं और उनका साथ में बताया गया उनका क्या क्या कार्य है, ठीक है। इन दोनों पैराग्राफ के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स के नाम लिखे गए और साथ में बताया गया उनका क्या क्या कार्य है। तो इनमें से क्वेश्चन के बार पूछ लिया जाता है कि इस एंजाइम ये एंजाइम का कार्य क्या, या फिर ये रस कहाँ से निकलता है, इसका कार्य क्या होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से पढ़ना थोड़ा। तो देखते हैं हम आगे क्या लिखा हुआ है कि अग्नाशय से क्या निकलता है, अग्नाशय का रस निकलता है, जिसमें प्रोटीन के पचाने के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। जो ट्रिप्सिन एंजाइम का काम क्या होता है, ये प्रोटीन को पचाने में सहायता करता है, तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। मतलब हमारे छोटी आंत के अंदर जो इमल्सीकृत जो वसा आती है ना, या फिर जो वसा को पचाने के लिए, फैट को पचाने के लिए क्या होता है, लाइपेज एंजाइम होता है। छोटी आंत की भित्ति में ग्रंथियां होती हैं, मतलब छोटी छोटी, मतलब क्या होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या करती है, जो आंत रस स्रावित करती है। छोटी आंत के अंदर जो छोटी आंत की दीवार है वो क्या निकालती है, आंत रस को निकालती है। इसमें उपस्थित एंजाइम, इस आंत रस के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वो वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने, जो छोटी आंत होती है उसकी जो दीवार होती है, जो ग्रंथि भित्ति है, उसमें कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जो आंत रस को निकालती हैं। इस आंत रस के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोटीन को प्रोटीन अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। अब आता है पाचित भोजन। अब भाई ये तो हो गया कि जो पाचित भोजन को आंत की भित्ति अवशोषित कर लेती है। जो भोजन पचता है उसको जो हमारी आंत है, जो छोटी आंत है, उसकी जो भित्ति है, जो दीवार है, अपने अंदर सोख लेती है, ठीक है, जितना वो सोख सकती है। फिर क्या होता है,
शुदांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक उंगलियां जैसे प्रवृत्त होते हैं, मतलब जो छोटी आंत होती है उसके दीवार पर अंदर क्या होते हैं, कुछ उंगली जैसे आकार होते हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, जो दीर्घ रोम होते हैं मतलब ये दिखने में कुछ बाल जैसे होते हैं, है ना। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, इसके अंदर रक्त का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। ये करते हैं भोजन को अवशोषित करने का काम करते हैं। ठीक है, ये अवशोषण सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। ठीक है, दीर्घ रोम में लिखे ना कि दीर्घ रोम में रुद्र वाहिकाओं की बहुतायत होती है, इसके अंदर रक्त की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाते हैं। ठीक है, यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने तथा नए ऊतकों के निर्माण तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। मतलब जो भी हम भोजन खाते हैं, भोजन का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ पर होता है भाई, मतलब कि लिखा है ना, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए या फिर नए ऊतक, जो नए ऊतक अगर हमारे शरीर के अंदर कोई नए ऊतकों की जरूरत पड़ती तो उन्हें बनाने में, या फिर जो पुराने ऊतक हैं उनकी मरम्मत करने में। ठीक है, फिर लिखा है बिना पचा भोजन, जो भोजन पचता नहीं है फिर उसे कहाँ भेज जाता है, उसे बृहदांत्र मतलब जो बड़ी आंत होती है ना उसे वहाँ भेज जाता है। देखिए यहाँ पर चित्र में देखें तो ये जो मोटी सी आप पाइप दिख रही है ना, इसी पाइप को हम क्या बोलते हैं, बृहदांत्र बोलते हैं, या फिर जैसे हम क्या बोलते हैं, इसे बड़ी आंत का कहते हैं। ठीक है, आम भाषा में। तो वही कह रहे हैं जो भोजन पचता नहीं है उसे कहाँ भेज दिया जाता है, उसे बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घ रोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। मतलब जहाँ अब जो बृहदांत्र जो बड़ी आंत होती है, यहाँ पर जो दीर्घ रोमों की संख्या होती है ये पहले से भी बहुत ज़्यादा अधिक होती है। जो छोटी आंत में जो दीर्घ रोम थे उनकी संख्या कम होती थी, लेकिन बड़ी आंत के अंदर जो दीर्घ रोम है इनकी संख्या पहले से बहुत ज़्यादा होती है। और ये क्या करते हैं, ये भोजन में से जो जल है उसको अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं, तथा अन्य पदार्थ और जो वेस्ट मटेरियल बचता है जो हमारे शरीर के लायक नहीं होता, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हम इसके बाद हम देख लेते हैं दंत क्षरण क्या होता है। दंत क्षरण या दंतक्षय इनेमल तथा डेंटिन के शनय धीरे धीरे मृदुकरण के कारण होता है। मतलब जब हमारे दांतों की जो ऊपरी परत है जिसे हम इनेमल कहते हैं, जब वो धीरे धीरे खराब होने लग जाता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, दंत क्षरण कहते हैं। इसका प्रारंभ होता है जब जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं। मतलब जो हमने भोजन खाया, अगर भोजन के टुकड़े हमारे दांतों में या मुंह के अंदर रह गए और जब हमारे मुंह के अंदर जब भोजन के टुकड़े हैं तब जब उनकी अभिक्रिया जीवाणुओं के साथ होती है, मतलब बैक्टीरिया के साथ होती है, तो बैक्टीरिया करते हैं उस भोजन के टुकड़े के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, जिससे हमारे मुंह का पीएच मान काफ़ी कम हो जाता है। तब इनेमल मृदु या बिखनीजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणुओं कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं, दंत प्लाग बना देते हैं, है ना। प्लाग दांतों को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाता। इससे पहले ही जीवाणु अम्ल पैदा करके भोजन उपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाग हट सकता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो दंत क्षरण हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हमने भोजन खाया तो भोजन के टुकड़े जब हमारे दांतों में फंस जाते हैं तो जैसे ही जीवाणु उस भोजन के साथ क्रिया करते हैं हमारे मुँह के अंदर अम्ल बना देते हैं, और अम्ल के साथ क्या होता है, हमारे दांतों की जो भी परत है वो खराब होने लग जाती है। लेकिन अगर हम नियमित रूप से ब्रश करें तो हमारे मुँह के अंदर जो अम्ल बन रहा है उसको दूर किया जा सकता है और हमारे दांतों खराब होने से बचाया जा सकता है। ठीक है, तो बच्चों आज का वीडियो बस यहीं तक था। ठीक है, और आगे का जो पार्ट है, मतलब आगे का जो हम पढ़ेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे का जो लेसन हम पढ़ेंगे वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में।